देखा जाएगा भविष्य में। और एक्साइज के डिपार्टमेंट के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस डिपार्टमेंट ने अर्जित किया है। और जो कि पूर्व की अगर सरकार से इसकी तुलना की जाए तो उनके समय में ये 1500 करोड़ था, अभी ये 2600 करोड़ पहुंच गया है। तो इसमें लगभग 73% का इजाफा हुआ है और 1100 करोड़ रुपए की इंक्रीज़ है रेवेन्यू में। और हम समझते हैं कि 2027 के अंत तक जो है इस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अर्जित करने का 1500 करोड़ तक पहुंच सकता है एक अनुमान के मुताबिक। लेकिन अभी 1100 करोड़ रुपया पहले से अधिक जो है डिपार्टमेंट ने अर्जित किया है। और अब हम डिपार्टमेंट को जो वो प्रेजेंट दुनिया है उसके मानदंडों के मुताबिक डिजिटल दुनिया जो है उसको देखते हुए हम ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। और जितने भी फिटनेस के मापदंड हैं वो सब जो हैं मैनुअल हटा के उसको हम ऑटो मैकेनिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। और इसमें जो मोटे तौर पे जो हमारे आरटीओज़ के रोल हैं, जो हमारे एमबीआईज़ के रोल हैं, जो हमारे एसडीएम्स के रोल हैं, उसको कम करके सीधी अप्रूवल्स जो हैं मिल सकें, वो प्रयास अब निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर हम इसको अचीव कर लेंगे। तो इसमें जो गुड्स कैरेज हैं, नेशनल परमिट हैं, कंट्रैक्ट कैरेज हैं जैसे टैक्सियाँ वगैरह होती हैं, टूरिस्ट परमिट हैं, एआईटीपी या ऑथराइजेशंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस और फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इशुएंस और रिन्यूअल जो है ये सारा ऑनलाइन हो जाएगा। और जैसे अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो जब आपने एक बार टेस्ट दे दिया ड्राइविंग का तो जब पैसा जमा हो गया ड्राइविंग और आपने पास कर लिया तो उसके बाद फिर आपको विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ऑटो जनरेशन हो जाएगा। उससे आगे फिर ये नहीं होगा, फिर फाइल बनेगी, फिर आप जो है एसडीएम के पास जाएंगे, आरटीओ के पास जाएंगे, एमबीआई के पास जाएंगे, जो चैनल्स हैं वो सारे हट जाएंगे। और टैक्सियों का भी यही है, परमिट लेना है, उन्होंने पैसा जमा करवाया और कागज़ अपने ऑनलाइन डाल दिए, तो उसके बाद ये जो आरटीओ के दफ्तरों के चक्कर लगते थे वाहन मालिकों के और आम नागरिकों के, वो सारे जो है स्टेप्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है अब होने जा रहा है कि ऑटो अप्रूवल्स का दौर शुरू होगा और हर तरह के परमिट
और लाइसेंसेस ये आपको पारदर्शी तरीके से और ऑनलाइन तरीके से मुहैया करवा दिए जाएंगे। और इसके लिए जो है काम चल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ भी हम टच में हैं और उनके साथ भी बात हो रही है। एनआईसी के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है कि किस ढंग से हम इनको करेंगे। तो और दूसरा मोबाइल फिटनेस ऐप भी अब काम करेगी। जो पहले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मान लो कि दूर दराज दुर्गम इलाके में जाके वो कागज़ तैयार करते थे, अपने फॉर्म पे लिखते थे, फिर उसके बाद आके फाइल यहाँ पे सबमिट करते थे। अब जो है सीधा सीधा जो है वहाँ पे वो मोबाइल पे फ़ोटो लेंगे, जो भी होगा उसका रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग के साथ वो ऐप पे डाल देंगे, वो सीधा हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा सेंट्रल डाटाबेस में। और यहाँ उसके आने से पहले जो है जितनी भी हमारी अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन ही हो जाएंगी। तो इसलिए मैनुअल तरीका जो है वो सारा हट जाएगा। जहाँ भी जगह जगह ट्रायल्स होते हैं या फिर काफ़ी शिकायतें ये आती हैं कि जी फाइल निकालने के पैसे लिए जाते हैं और कुछ लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि जी आपके 20 लोगों के मैं करवा के लाऊंगा, 25 के मैं करवा के लाऊंगा। वो सारा सिस्टम अबॉलिश हो जाएगा और ऑटो अप्रूवल मैकेनिज़्म और मोबाइल फिटनेस पे काम किया जाएगा। और वैसे भी इस समय जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से है जिसमें हमारे अधिकारीगण लगातार लगे हुए हैं। और एक तो ये है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, ATS बन रहे हैं। और इसको जो प्राइवेट सेक्टर्स में में ये बिलासपुर में बन रहे हैं, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन में, पौंटा साहिब सिरमौर में, ये प्राइवेट सेक्टर में ATS बन रहे हैं या कुछ बन गए हैं या कुछ बनने की तैयारी में हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक हरोली में और एक नदौन में ATS जो है बन रहे हैं। और एक जो है फिटनेस सेंटर जो बद्दी में बन रहा है उस पर 16.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है और लगभग हम समझते हैं कि अगले मार्च तक जो है हम उस पर 20 से 21 करोड़ खर्चा होगा। तो बद्दी का फिटनेस केंद्र हम बना के तैयार कर देंगे। तो फिटनेस मशीनरी से हो, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, तो उसके लिए ATS स्थापित हो रहे हैं। और अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी बात हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ATS प्लस DTC क्लस्टर्स देती है और इस क्लस्टर मॉडल में सब्सिडी मिलती है, लगभग 3-4 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है कि जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ATS इकट्ठा खोलना चाहते हैं उनको केंद्र सरकार अनुदान देती है। अभी हमने यूनियन गवर्नमेंट से इसमें भी आग्रह किया है कि आप पहाड़ी प्रदेश के मुताबिक इसमें लैंड की जो रिक्वायरमेंट रखी है उसको कम कर दें। और यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी इस बात से सहमत भी हुए हैं कि यहाँ लैंड कम है, तो इसलिए ज़मीन कम करने की
प्रपोज़ल पे हम काम करेंगे। हमने तो ये भी कहा है कि DTS और ATS जो है, DTC एंड ATS जो है, इनको अलग अलग जगह स्थापित करने की मंजूरी दे दें। आपने स्कीम इकट्ठी है, क्लस्टर की स्कीम है कि दोनों इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन हमने कहा कि आप ये अलग कर दें, DTC एंड ATS पे अलग अलग अगर आप बना दें तो क्या आगे वो फैसला लेते हैं, लेकिन हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है। और इसके अलावा स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो स्टेट में हम कायम कर रहे हैं। वाहन स्क्रैपिंग फरवरी 2025 तक सोलन और हमीरपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हो गए और अब तक 1692 पुराने वाहन जो है स्क्रैप हुए हैं। और स्क्रैपिंग में अब हम और सेंटर्स जो भी स्थापित करने हैं उस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ATS हैं, DTC हैं या स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं, ये जितने भी लोग इसमें आगे आएंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमने ई-टैक्सी की योजना हम लेके आए हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के अंतर्गत हम ई-टैक्सी स्कीम लाए हैं और जो भी ई-टैक्सी का जो लेना चाहेगा, ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी हमने अनाउंस की है और अभी तक 96 लोगों को हमने 7 करोड़ के आसपास ये सब्सिडी दी है जिन्होंने। और अब हमने 5 वर्ष पुरानी टैक्सी को जो लोग ई-टैक्सी में बदलना चाहते हैं, जो डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, जो उसको समाप्त करके ई-टैक्सी खरीदेंगे, उसको नई गाड़ी पे 40% सब्सिडी मिलेगी। तो पहले चरण में 1000 टैक्सियाँ जो है इसमें परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो भी लोग इसमें आएंगे, 1000 टैक्सियाँ जो पुरानी हो चुकी हैं और वो चाहते हैं कि इस गाड़ी को हम स्क्रैप कर दें और स्क्रैप करके वो आते हैं, तो उनकी गाड़ी पे 40% सब्सिडी सरकार देगी। और इसके अलावा जो है बसेस का भी फैसला किया गया है कि 390 जो है बसें देने का हमने फैसला किया है। और जो लोग ये बसेस लेंगे, जो उनको हम 30% सब्सिडी देंगे नई बस खरीदने के लिए। 300 जो प्राइवेट सेक्टर में ये बस डालना चाहेंगे और उन लोगों को 30% बस डालने पे 30% और टैक्सी डालने पे का 40%, ये उनको नई गाड़ी खरीदने में प्रदेश सरकार मदद करेगी। और इसके लिए हमने जो समय सीमा रखी है, आज से 8 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। 8 फरवरी तक जो लोग अप्लाई कर देंगे बसेस के लिए, उनको जब सेंक्शन देते समय हम 30% सब्सिडी देंगे। और जो टैक्सी का है उसका भी समय निर्धारित किया है और इसमें 15 जनवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच में आवेदन मांगे हैं। तो या यूथ को या दूसरे लोग, एक हमने ये भी रखा है कि पहले ये था कि जिनके पास पहले गाड़ियां हैं वो नहीं इसमें आएंगे। हमने कहा कि
स्कीम ओपन है, चाहे किसी के पास जितनी मर्जी गाड़ियां हों, अगर वो इसमें आना चाहता है तो बसेस में, तो उसको जो है वो जो सब अनुदान के दायरे में सरकार लाएगी। और इसके अलावा जो है, वैसे तो आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 24,48,291 गाड़ियां हैं, वाहन हैं 24, यानी कि, और अगर जो आप कारों का हिसाब देखें, जितनी कारें हिमाचल प्रदेश में हैं, तो हिमाचल के हर 9 व्यक्ति पे एक जो है कार है। और ऐसे ही मोटरसाइकिल का डाटा है, दूसरे डाटाज हैं, वो सारे डाटाज आपको हम अवेलेबल कर देंगे। लेकिन 25 लाख के आसपास की ये गाड़ियां हमारे पास हैं। और डिजिटल इनिशिएटिव में जो है ई चालान जो है उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके माध्यम से ई चालान मशीनें, ऑन द स्पॉट चालान, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान किए जा सकते हैं, तो वो अब शुरू हो गए हैं। और हालांकि ई चालान्स में हमारा सक्सेस रेट अभी 26% है, क्योंकि जब उसका चालान हो जाता है तो उनकी कोई आइडेंटिटी सही नहीं मिलती, या मोबाइल नंबर सही नहीं मिलता, या कोई और, तो उसको फुल प्रूफ कैसे करना है ताकि जो भी चालान के दायरे में आए उसका सही तरीके से चालान का निपटारा हो सके। लेकिन विभाग को पूरी तरह इक्विप कर दिया गया है, और इनको एक तो गाड़ियां दे दी गई हैं, जो कि 14 गाड़ियां ऐसी मुहैया की गई हैं जिसमें वो लेज़र टेक्निक से स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर्स दे दिए हैं 14, और उसके बाद उनको जो छाती पे कैमरे लगते हैं, वो कैमरों का जो है प्रावधान कर दिया गया है। और जब भी हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी फील्ड में जाएंगे तो वो कैमरास के साथ ही जाएंगे, पूरी तरह इक्विप होके जाएंगे। और एल्कोमीटर्स जो हैं, अल्कोहल नापने के जो यंत्र हैं, वो भी इनको मुहैया करवा दिए गए हैं, ताकि जगह जगह जो है, क्योंकि और मोबाइल्स जो हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो जो सामने आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से हो रहे हैं, ओवरलोडिंग से हो रहे हैं, अल्कोहल से हो रहे हैं। तो इस पे रोक लगाने के लिए औसतन हिमाचल प्रदेश में एक साल में 800 के आसपास कैजुअल्टीज़ हो रही हैं एक्सीडेंट्स में। और वो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से, वो एक्सीडेंट फैटल हो जाता है, लेकिन उसके कारण जो हैं वो एनालाइज किए जा रहे हैं। और अभी भी 2024 का डाटा अब यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, कुछ 25 का डाटा भी प्रस्तुत किया गया, तो उसमें ये बातें रोड एक्सीडेंट्स के जो कारण हैं उसको हर एक्सीडेंट को एनालाइज किया जा रहा है जितने भी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसमें कैसे हमने कमी लानी है, लिस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है। 600 के आसपास ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें कुछ पीडब्ल्यूडी ने ठीक किए हैं, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ठीक किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट ने नोटिस में आए हैं वो ठीक किए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी स्थान हैं जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स को
सही करना है वो कैसे किया जाए, तो केंद्र सरकार से भी उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास सिर्फ 4% जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हमारे क्रैश बैरियर्स लगे हैं, और बाकी 96% खुला दंड बने हुए हैं कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई हों या है, और फिर उसको किस ढंग से वहाँ पे रोकना है, तो उसके लिए काम किया जाना है। तो वो भी, उस पर भी डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। और इसके अलावा हमारा जो है ईवी चार्जिंग स्टेशंस की जो बात है, तो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर पर अभी तक 129 साइट्स चिन्हित की गई हैं। 129 जगह जो है, इसमें 88 पेट्रोल पंप है और 41 गवर्नमेंट लोकेशंस हैं, और इसमें से 23 पेट्रोल पंपों पे चार्जिंग शुरू हो गई है और 41 सरकारी साइट्स पर इसे शुरू कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में 434 और साइट्स जो हैं चिन्हित की जा रही हैं, तो ताकि नज़दीक से नज़दीक ई चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हो सकें। और अब लेटेस्टली जब कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो हॉस्पिटल छोड़ने जाता है व्यक्ति, एक्सीडेंट में कोई देख के अगर कोई हॉस्पिटल में छोड़ने जाता है तो उसको 25,000 रुपये दिया जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से थोड़ी अवेयरनेस पब्लिक में भी हो कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट को देखते हैं और रुक के अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल छोड़ेंगे तो आपको 25,000 रुपया तक दिया जाएगा। और दूसरा जो है, जब एक्सीडेंट आदमी का होगा और उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उसके तहत जो है 7 दिन तक कैशलेस जो है उपचार, उसका 1.5 लाख रुपए तक की राशि जो है 7 दिन तक, वो उसमें हॉस्पिटल क्लासिफाई किए जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स भी शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 डिस्ट्रिक्ट को, शिमला, मंडी एंड ऊना को, उसमें शामिल किया गया है कि जो भी हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल उनसे सीधा पैसा नहीं मांगेगा और उनको 1.5 लाख तक का इलाज देने के बाद ही जो है वो किसी राशि की मांग करेंगे। और ऐसे ही इंश्योरेंस में भी जब हिट एंड रन में जब कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है और उसमें जो है 2 लाख रुपया जो है इंश्योरेंस का और 50,000 रुपया घायल के लिए है, ग्रीवियस इंजरी पे जो है ये प्रावधान है, जो कि एक बदलता समय है। पहले लोग देखते थे कि एक्सीडेंट साइड से भाग जाते थे क्योंकि पुलिस उन्हीं को नामजद कर देती थी कि जो लेके जाता था हॉस्पिटल में। अब समय बदला है, अब ये है कि जो लेके जाएगा उसको 25,000 रुपये मिलेगा, जिसका इलाज होगा उसका 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा, और जो हिट एंड रन करके भाग गए तो उसमें भी जो है 2 लाख तक की इंश्योरेंस का कवर जो है। तो उस सिलसिले में हमारे एसीएस साहब ने पूरे डिप्टी कमिश्नर से, एसपी से, दूसरे ऑफिसर से मीटिंग की है और रोड सेफ्टी में हम कितना तवज्जो दे सकते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट्स को हमें परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं करना है क्योंकि एक्सीडेंट एक मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये एक सिलसिला बना हुआ है कि हर बार मॉनिटर करते हैं कि कितने एक्सीडेंट साल में हुए। तो उसमें डाटा के मुताबिक दुर्घटनाओं में 10% की कमी आई है और मृत्यु में 9% की कमी है तथा गंभीर घायलों में 6% की। हालांकि हम इसको
उस नज़रिए से नहीं रख रहे हैं, लेकिन डाटा कंपाइल हुआ है तो वो उस हिसाब से हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिपार्टमेंट है ई डिटेक्शन की तरफ जा रहा है। जो भी जिन लोगों के पास वैध मोटर वाहन दस्तावेज नहीं है, टैक्स नहीं दिया है, बीमा नहीं दिया है, फिटनेस नहीं ली है, परमिट, चोरी, ब्लैक लिस्टेड वगैरह जो भी वाहनों की पहचान करने के लिए वो ई डिटेक्शन सिस्टम पे डिपार्टमेंट जा रहा है। और आपके वाहन का जैसे ही वो मशीनरी के पास से निकलेगा, आपके वाहन के सारा जो हॉरोस्कोप है वो निकल के आ जाएगा कि आपने उसको पास करवाया या नहीं करवाया है, फीस दी है कि नहीं। तो ये भी हमारा चल रहा है। और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 12 परिवहन वेरियों पर एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली ये लगी है, जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी उसका सारा हिसाब किताब आ जाएगा। और वैसे विभाग ने वर्तमान में लगभग 40,000 के आसपास लोगों को जो है टैक्सी और मैक्सी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जारी किए हैं। 40,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जो भी लोग आए उनको परमिट देने में जो है तत्परता दिखाई गई है। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टोरेट है, इसकी रूफ को भी हमने सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया है। और नीचे बैटरी में जो भी वहाँ से लाइट जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, वो उस बैटरी में जाएगी। बैटरी से जो है वो आगे चार्जिंग के लिए जो है उपलब्ध होगी। तो ऐसा मॉडल फिर बाकी जगह पे भी हम स्थापित करेंगे। ये एक प्रयास डिपार्टमेंट ने किया है। और नीति आयोग ने जो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर या ई मोबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये भी एक विभागीय उपलब्धि है। तो आज हमने ये सारा जो है हमारी रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में हर चीज़, हर पहलू पे ध्यान दिया गया है। और प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हमारा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिप लाइन का भी आप देख रही हैं कि एडवेंचर की दुनिया में ये जो देश का, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कल हमने कैबिनेट में थ्रू किया, जिसकी लागत 7 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और अन्यथा लोग जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। और दूसरा भी जो हमारा शिमला का रोपवे प्रोजेक्ट है, उसमें भी हमने जो भी ताज़ा स्थिति है, हमने केंद्र सरकार को उसको भेज दिया है। केंद्र सरकार जो भी आगे गाइडलाइंस जारी करेंगी उसके मुताबिक शिमला का रोपवे आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय, आपने जो है विभाग की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में विस्तृत से जो है यहाँ पे जानकारी साझा की है सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। एंड नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन सर। सर, आपने तारा देवी शिमला रोपवे का जो कहा है, उसमें तो डिसीजन ये हो रहा था कि सिंगल टेंडर आया है, तो क्या उसे दिया जा सकता है? ये भी डिसीजन हुआ है कैबिनेट में? नहीं, रोपवे की दुनिया में सिंगल टेंडर अलाउड है। सिंगल टेंडर इशू नहीं है। इसमें इशू ये है कि जब ये रोपवे कंसीव होना था, जब इसको शुरुआत की गई, तब इसकी कॉस्ट जो थी 1556 करोड़ की थी 2022।
2022 के आसपास जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की गई थी 1556 करोड़ के आसपास थी। और उस हिसाब से जो है हमारी जो है केंद्र सरकार ने 80% पैसा लगाने की बात कही और 20% राज्य ने लगाना था। और इसमें एनडीबी जो है इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं और हम इसके लिए पूंजी लगाएंगे। अब वो प्रोजेक्ट जो है लगभग अपने शेड्यूल से 5 साल पीछे है, 4-5 साल पीछे हो गया। और उसकी जो ग्लोबल दुनिया में जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास कॉस्ट बढ़ी है। तो कॉस्ट पे हालांकि ये शिमला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये ट्रांसपोर्ट रोपवे है, लेकिन क्योंकि इसमें 80% पैसा सेंटर ने लगाना, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एनडीबी इन्वॉल्व है, तो इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा कॉस्ट के हिसाब से, प्रेजेंट रेट के हिसाब से, तो हमने रेफ़र किया है उनको कि भाई आपने पैसा लगाना है, आप इसमें फैसला करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। सर, आपने ये कहा कि आपके जो क्रैश बैरियर्स लगे हैं वो टोटल रोड का सिर्फ 4% है। तो हिमाचल के जिस तरह की टेरेन है, जिस तरह के हमारे टोटल एक्सटेंट्स होते हैं, उस हिसाब से तो बहुत ही कम नहीं है कि 4%। क्या आपने यूनियन गवर्नमेंट को इसमें कोई प्रपोजल भेजा है टू एक्सटेंड इट मोर? नहीं, हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ इस मसले को उठा रहे हैं अभी तक, तो क्योंकि सारी जो सड़कें हैं ये मेरे ख्याल 41,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। 41,000 किलोमीटर पे तो क्रैश बैरियर लग नहीं सकते, लेकिन जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे ब्लैक स्पॉट स्थापित हो चुके हैं, हम उसके लिए मदद मांग रहे हैं कि ताकि हम कम से कम जहाँ रिपीटेडली एक्सीडेंट हो रहे हैं टाइम एंड अगेन कितने ब्लैक स्पॉट्स हो गए जहाँ पे हम नहीं लगा पा रहे? नहीं, अभी देखो मेरे ख्याल 247 अभी तक हैं जिनमें हमें इन ब्लैक स्पॉट्स को कवर करना है, और इतने ही हमने कवर कर दिए हैं। कुछ आप लोगों ने बॉडी कैमरास मैंडेटरी किए हैं फॉर द डिपार्टमेंट स्टाफ जब भी कुछ आएंगे, हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट एंड कितने ये बॉडी कैमरास हैं जो प्रोवाइड किए हैं? नहीं, ऐसा है कि इसमें मनी वाइज तो नहीं हम आपको कह सकते, क्योंकि ये कंबाइंड है, क्योंकि इसमें हमने गाड़ियाँ भी दी हैं, मोबाइल भी दिए हैं, बॉडी कैमरास भी दिए हैं, लेज़र की टेक्नोलॉजी भी दी है, एल्कोमीटर भी दिए हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हिमाचल को कवर करने के लिए सफिशेंट इक्विपमेंट्स हमारे ऑफिसर्स के पास हैं। लेकिन हमने आज की मीटिंग में ये कहा है कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट से हमारे डायरेक्टर साहब सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने जो गाड़ियां जा रही हैं ओवर स्पीडिंग से उनको कितना चेक किया है, ओवरलोडिंग को कितना चेक किया है, या उन्होंने शराब वालों को कितना चेक किया है। तो उसकी मॉनिटरिंग पे अब हम जोर दे रहे हैं ताकि थोड़ा डिसिप्लिन कायम हो पाए। एक सर इशू आता है जो 4 लेन और 2 लेन हमारे हिमाचल में शुरू हुए हैं, उनका जो स्पीड लिमिट है इन कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स वो कम है। टूरिस्ट दे कम रन इन these roads by 80 km/h, लेकिन यहाँ की लिमिट है उनका चालान हो जाता है। Lots many people are complaining, including आपके MLAs, मिनिस्टर वो भी कंप्लेन ऐसा नहीं, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्सीडेंट जो मेजॉरिटी है वो नेशनल हाईवे पे हो रहे हैं। 47% एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पे हो रहे हैं। तो इसलिए जो है जो आपका क्वेश्चन है
ये इसके ऊपर वैसे हमने एज ए डिपार्टमेंट तो दिल्ली से हमने ये मसला उठाया था कि, लेकिन मॉर्फिस के लिए एग्री नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हैं वो विश्व में हिंदुस्तान में हो रही हैं। तो उनके अपने मानदंड है, तो उन्होंने कहा कि ये आपको नेक्ड आई से ज़रूर लगता है कि ये जो है स्पीड है, लेकिन मानकों के हिसाब से वो अपने एक्सरसाइज को सही मानते हैं, तो इसलिए वो इस पे राज़ी नहीं हुए हैं। वैसे भी हमारे जब एक्सीडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं। कैसे 3% ही है सर नेशनल। हालांकि नेशनल हाईवे की रोड लेंथ जो है हमारी जितनी सड़कें उसका 3% है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट का जो लेवल है वो ज़्यादा है। इसलिए हम ये दबाव नहीं कर रहे हैं कि आप अपने मानकों को इसमें चेंज करें। नहीं, देखिए वो एसडीएम साहब को वो इंक्वायरी दी गई है तो वो अपने फाइंडिंग्स देंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो है 2-3 फैक्टर्स जो हैं, हालांकि हम कोई जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते वो, लेकिन हमें लगता है कि उस बस में 82 पैसेंजर सवार थे उस वक्त। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पे पारा था काफ़ी जमा हुआ, और एक छोटे से बच्चे की भी आपने बाइट सुनी, उसने कहा कि वो पारे से गाड़ी हिलती हुई निकल गई, वो क्योंकि सिंगल गाड़ी का रास्ता था वहाँ पे, तो पारे पे जैसे आई और उसमें 82 पैसेंजर थे, तो हो सकता है मोटा कारण ये हो कि वो स्किड हुई हो गाड़ी। दूसरा ये है कि गाड़ियों को लेके जो केंद्र सरकार का ये है कि जैसे सरकारी गाड़ियाँ तो 15 साल के बाद हटाई जाएंगी, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में ऐसा कोई वो नहीं है, और वो गाड़ी शायद 19 साल पुरानी थी। अब जैसे ही वो गाड़ी नीचे को गई तो उसकी छत खुल गई, तो और छत खुलने के साथ ही सारे लोग जो है बाहर गिर गए और कुछ को गंभीर चोटें भी आई। तो हमने ये ज़रूर किया है कि हमारे कहीं पे भी एक्सीडेंट हो, हमारे ऑफिसर्स जो हैं मानवता की दृष्टि से तत्काल वहाँ पे रन करें, और जो भी मदद की ज़रूरत होती है उसमें ह्यूमन एंगल से मदद करें, क्योंकि अब इनके पास गाड़ियाँ उपलब्ध हैं सारे प्रदेश में। तो अगर चाहे आपका सीमा नहीं भी है, लेकिन आपको लगता है कि आपके नज़दीक एक्सीडेंट है, तो अब भी आप जा सकते हैं वहाँ पे और जाके मदद कर सकते हैं। सर, आपने एक घोषणा की है 25,000 रुपए की कि एक्सीडेंट में जो वहाँ पे पहुँचता है उस घायल या उसको हॉस्पिटल पहुँचाता है, लेकिन इसमें एक एंगल ये भी है, कई बार लोग डरते इसलिए कि उनके ऊपर कोई पूछताछ ना हो पुलिस से, या दूसरा जो इंक्वायरी वो होता है उसको कैसे वो करेगी सर? नहीं, इसमें तो ऐसा ना कि ये बेसिकली रोड सेफ्टी पे सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटियां बनी हैं, MBA में प्रावधान है सर, और यूनियन में की भी बनी हुई हैं, स्टेट में भी बनी हुई हैं, ऑफिसर लेवल पे भी बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी है। रोड सेफ्टी पे बड़ा ध्यान केंद्रित है, और एक्ट में ये प्रावधान आ गया है कि पुलिस किसी को परेशान नहीं करेगी। पहले होता था कि पुलिस जो है जो गया उसी के नाम केस दर्ज कर देते थे, उसमें एक्ट में प्रोविज़न हो गया है कि जो लेके जाएगा और उसको मदद करता है तो उसको। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन जा रहे थे, और दूल्हे ने दुल्हन को जो है सीढ़ी पे बिठाया, भाई तुम्हें इंतज़ार करो, मैं इनको छोड़ के आता हूँ हॉस्पिटल में। तो इस योजना से हो सकता है कि लोगों की जान बचाने से में मदद मिले।
distance. आपने एक्सीडेंट्स की जो बात करी, रोड सेफ्टी की जो बात करी, उसमें एक जो आपने रीजन बताया मेजर हिमाचल को लेके इज ओवरक्राउडिंग, बट जब ऑन द ग्राउंड हम लोग देखते हैं तो ओवरक्राउडिंग रैम्पेंट है और कोई एक्शन उस पर विजिबल एक्शन कोई नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए डिपार्टमेंट अब क्या करेगा और किस तरह के डायरेक्शंस दी? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और लगभग उसमें ही जो है 7,000 चलान हुए हैं ओवर क्राउडिंग में। 7,000 चलान हुए हैं। लेकिन अब इसमें ये है, जैसे आप ये अभी पूछ रहे थे हरिपुर धार की गाड़ी वाला, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जी ये ड्राइवर बहुत अच्छा था। तो उनका कहना था कि चाहे 82 बंदे सवार थे लेकिन ये किसी को छोड़ता नहीं था। 16 साल से उसी रूट पे चलता था और जहाँ भी कोई हाथ देता था वो उसकी गाड़ी जितनी मर्जी भरी हो वो उसने सवारी उठानी है। तो वो उसका रिश्ता लोगों से कायम हो चुका था, तो उस हिसाब से वो लाता चला जाता था। तो लेकिन फिर भी हम तो इसमें ट्रांसपोर्ट में डिसिप्लिन लाने के नाते हमारे लोगों ने 7,000 चलान किए हैं और चलान को हम बहुत ज़्यादा जो है पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि कितने चलान हुए क्या हुए। तो बहुत चलान हुए हैं और रेवेन्यू भी उससे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हुआ है हम करते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ओवर क्राउडिंग हो, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, चाहे शराब पी के गाड़ी चलाने का हो, चाहे कोई दूसरे लोगों ने मापदंडों का पालन ना किया हो, तो हमारा सिर्फ यही है कि लोगों की जान बचाई सके, जितना कम एक्सीडेंट्स हो सके हम उस पे जो है मंथन कर रहे हैं। सर कुछ रूट ऐसे भी Yeah, let's have a last question, please. देखिए बस ही एक ही होती तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जब आपकी बस ही पूरे दिन में रूट पे एक जाएगी तो लोगों के पास कोई चारा नहीं है तो वो बस में सारी चला जाएंगे। नहीं, अब ऐसा है ना, बसें तो रूट पे चलती हैं। आपके सामने 25 लाख गाड़ियां हैं हिमाचल में, 8 लाख जो हैं कारें हैं हिमाचल प्रदेश में, और 3200 गाड़ियां HRTC चला रही है और 3200 गाड़ियां 22,000 टैक्सियां हैं। तो सिर्फ यही कहना कि वहाँ बस नहीं जाती और टैक्सियां भी चल रही हैं और बसें भी चल रही हैं, प्राइवेट भी चल रही हैं, लोकल व्हीकल भी चल रहे हैं। तो इसलिए तरह तरह की है। ये ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो है एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है और लोगों को ज़्यादा सड़क रास्ते से जाना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी इतनी गाड़ी जो है 75 लाख की आबादी में अगर 25 लाख वाहन हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ओवरहेड ट्रैम्स या इसके बारे में कोई विचार हो रहा है क्योंकि रोड अब ऐसा है ना, ऐसा है कि आज भी कल मैं और सेक्रेटरी साहब जो है जा रहे हैं कोची। वहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे हम हिमाचल में आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं। शिपिंग मिनिस्टर एयर कनेक्टिविटी के लिए कल ही हमने जो है जैसे दिल्ली से शिमला फ़्लाइट आनी है और फ़्लाइट यहाँ से फिर धर्मशाला जानी है, उसके लिए कोई कंपनी चलाने को तैयार नहीं है। कंपनी को जो है 33 करोड़ रुपया सरकार देगी, तब वो जो है हमारे इन रूट्स पे जो है प्लेन चलाएंगे। तो फिर भी कोशिश हो रही है कि एयर कनेक्टिविटी हो सके और रेल कनेक्टिविटी हो सके या वाटर कनेक्टिविटी हो सके, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन जो है उसका अपना रोल है और उसमें हम एक्सीडेंट कैसे घटा सकते हैं उस पर बिल्कुल मानवीय नज़रिए से संवेदनशील तरीके से विभाग काम कर रहा है। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट माय ऑफिसर्स जो कि लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि हम किस ढंग से जो है ऑटो मोड में आ सकते हैं, सारी से जो परमिशंस हैं वो पारदर्शी तरीके से दें, घर बैठे दे दें
और किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करें और किस ढंग से हम प्रदेश का ट्रांसपोर्ट को बेटर